पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आने वाले हफ्ते में 9 ता 13 अक्टूबर मुख्तलिफ कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स स्केड्यूल हुई हैं। और अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जून के रिजल्ट्स जो कि पिछले काफ़ी हफ्तों से मुतवातर उनके हवाले से बोर्ड मीटिंग्स हो रही थी और ऐलानात हो रहे थे। अब उनका सिलसिला जहाँ ख़त्म होने को है वहीं पे अब सितंबर के नताइज का सिलसिला शुरू हो गया है। फॉर कुछ कंपनीज़ के लिए पहला क्वार्टर है और कुछ कंपनीज़ के लिए तीसरा क्वार्टर है। तो ये एक खूबी और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है स्टॉक मार्केट की कि वहाँ पर एक क्वार्टर के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट का सिलसिला बंद होता है, किसी दूसरे क्वार्टर का सिलसिला शुरू हो जाता है और यूँ जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो उम्मीदों का एक तसलसल है वो बरकरार रहता है। अगर किसी कंपनी ने जून के रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया तो अब उम्मीद ये होती है कि वो शायद सितंबर में डिविडेंड का अनाउंस कर दे। और अगर सितंबर के रिजल्ट्स में किसी कंपनी के रिजल्ट्स में कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं भी होता और रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते तो फिर दिसंबर के जो रिजल्ट्स हैं उसके साथ उम्मीदों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में 13 ऐसी कंपनीज का जिक्र करूंगा जिनकी आने वाले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग है बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो कंपनीज हैं ये इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हिस्टोरिकली ये क्या कैसा परफॉर्म करती आ रही हैं। यहाँ पर ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि जितनी भी वीडियोज़ इस चैनल पे आपके सामने पेश की जाती हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं और मकसद ये होता है कि आपको रिसर्च की बुनियाद पर जो भी डेटा है वो प्रोवाइड किया जाए और उसके बाद फिर उस डेटा को किस तरह आपने इंटरप्रेट करना है और कैसे आपने उसको यूटिलाइज़ करना है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको अपनी जो भी फाइनेंसेस हैं, आपकी जो भी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट के गोल्स हैं उसके हिसाब से देख कर ही स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनीज़ अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनानी है या नहीं बनानी वो डिसीजन लेना चाहिए। अब इस लिस्ट में जो आज पहली कंपनी है वो है एनआरएल नेशनल रिफाइनरी, जो कि रिफाइनरी सेक्टर की एक कंपनी है और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो मंडे को यानी कल है 9 अक्टूबर 2023 को। और ये इसके Q1 का रिजल्ट होगा क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। अब अगर डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ये टिपिकली हम देखें तो वंस अ ईयर फाइनल जो इसके फाइनल रिजल्ट्स जून के होते हैं उसके साथ डिविडेंड दिया करती है। लेकिन पिछला जो साल गुजरा है जिसका इसका क्लोजर हुआ जून 30 जून 2023 को, उसमें इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि इसकी जो ईपीएस थी वो भी नेगेटिव थी, विच मीन्स की कंपनी लॉस में रही है। और इसकी डिविडेंड यील्ड ट्रेडिंग 12 मंथ की जीरो ही बनती है ऑब्वियसली अगर इसने इस पिछले साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अभी इसकी मीटिंग है और वी डोंट नो कि एग्जैक्टली अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ सफ़र जारी करेगी या इस दफ़ा भी इसका लॉस होगा। लेकिन जो पर्सनली मेरी इसके बारे में एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि हिस्टोरिकली भी देखें तो ये फाइनल रिजल्ट के साथ ही कोई डिविडेंड देती होती है, अगर दे भी तो अभी चूँकि लॉस भी है और अभी इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट के साथ कोई डिविडेंड दे, तो इसलिए कोई डिविडेंड के हवाले से मेरी ज़ाती एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से अभी नहीं है। जो दूसरी कंपनी है वो अटक ग्रुप की है और अटक ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं उनकी बेशतर कंपनीज़ का जो बोर्ड मीटिंग्स है वो इसी हफ्ते में। ये अटक पेट्रोलियम जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की एक कंपनी है और अटक जो ग्रुप है इसकी कंपनीज़ बड़ी अच्छी कंपनीज़ हैं डिविडेंड के हवाले से और ओवरऑल जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हवाले से। लेकिन इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसकी जो टिपिकल सिनेरियो हम देखें हिस्टोरिकली तो ये 2 दफ़ा साल में डिविडेंड दे रही होती है, या हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ और ईयरली रिजल्ट्स के साथ, यानी दिसंबर के रिजल्ट और जून के रिजल्ट्स के साथ। तो अभी ये सितंबर के रिजल्ट हैं तो इसलिए हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिविडेंड शायद एक्सपेक्ट हम ना करें। लेकिन ईपीएस की अगर बात की जाए तो जिस पिछले साल जो कि जून तक इनका ईयर एंड हुआ था उसमें इनकी 100.15 ईपीएस थी और टोटल जो इन्होंने डिविडेंड दिया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो था 27 रुपये 50 पैसे और डिविडेंड यील्ड इसकी बनती है 9.16। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है और ज़रूरी नहीं कि हर क्वार्टर में डिविडेंड दिया जाए तभी कंपनी अच्छी हो, क्योंकि जो चीज़ मैटर करती है वो डिविडेंड के टोटल जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है वो मैटर करता है और डिविडेंड यील्ड मैटर करती होती है। और इसकी डिविडेंड यील्ड कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी भी नहीं है, बिलो 10 है। तो मेरी जो रफ़ कैलकुलेशंस होती हैं उसके मुताबिक 15% से कम ऊपर होना चाहिए, आल दो कि आइडियली तो 25% या 30% जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से बात की जाए तो होना चाहिए। लेकिन एनीथिंग अबव 15 इज स्टिल गुड, बिकॉज उस केस में फिर कैपिटल गेन और डिविडेंड को दोनों को मिलाकर देखें तो कंपनी आपके लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस केस में जो डिविडेंड यील्ड है वो 9.16 है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और कंपनी मुसलसल एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी।
अब जो तीसरी कंपनी है वो भी अटक ग्रुप की है, अटक रिफाइनरी, और रिफाइनरी सेक्टर की पहले भी एक कंपनी एनआरएल का भी हम बात कर चुके हैं। तो ये जो अटक रिफाइनरी है ये भी उसी सेक्टर की कंपनी है, और इसका भी ये Q1 का रिजल्ट होगा, और 9 अक्टूबर को यानी कि मंडे को इसकी बोर्ड मीटिंग है। अब इसके अगर डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये इसका जो टिपिकली जो एक पीरियड होता है वो वंस इन अ ईयर होता है फॉर डिविडेंड पेमेंट। तो जून का जो रिजल्ट है उसके साथ इसने डिविडेंड दिया है, और पिछले पूरे साल की अगर हम बात करें तो 12.5 रुपए का डिविडेंड 274 रुपए की टोटल अर्निंग के साथ। तो अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो डिविडेंड उतना ज़्यादा नहीं है। पे आउट रेशो इस लिहाज से काफ़ी कम है। लेकिन डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7.28। बहरहाल जहां हमने एनआरएल को देखा कि वो लॉस में थी, तो उसी सेक्टर की एक और कंपनी हम देख रहे हैं एटीआरएल, जो कि ना सिर्फ ये कि प्रॉफिट में रही बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, 274.12 की अर्निंग, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो विच मीन्स कि ये कंपनी सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर्स। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक जानी पहचानी एक मशहूर कंपनी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड पोल, और इसकी भी जो बोर्ड मीटिंग है वो 9 अक्टूबर को है, और ये इसके Q1 का रिजल्ट होगा क्योंकि इसका ईयर एंड भी जून में होता है। तो अभी जो इसका जो सिनेरियो होता है वो डिविडेंड के हवाले से ये होता है कि टिपिकली ये 2 दफ़ा डिविडेंड दे रही होती है, हाफ ईयरली और ईयरली रिजल्ट्स के साथ, यानी दिसंबर और जून के रिजल्ट्स के साथ। तो अभी जो सितंबर के रिजल्ट हैं तो इस हिस्टोरिकल बेसिस पे हम देखें तो शायद आपको अभी डिविडेंड इसका ना मिले, लेकिन इसकी अगर अर्निंग की बात करें और इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो उस लिहाज से ये बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की हामिल कंपनी है। पिछले साल का जो इसका ईयरली ईपीएस था वो था 128 रुपये 42 पैसे, और अच्छी बात यह है कि 128 रुपये में से इसने 80 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। तो डिविडेंड पे आउट की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, और डिविडेंड यील्ड इसकी देखें तो 20% के करीब है, 19.91। तो अभी मैं बात कर रहा था कि 15% से तो ऊपर होने चाहिए। तो उस लिहाज से ये कंपनी उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है और बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड की हामिल कंपनी है। अब जो अगली कंपनी है अगेन वो अटक ग्रुप की है, अटक सीमेंट, और इसकी अगर हम बात करें बोर्ड मीटिंग की तो वो 9 अक्टूबर को है, और ये इसका Q1 का रिजल्ट होगा। जून में इसका ईयर एंड हुआ था जिसमें इसने कुल मिला के 6 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 11 रुपये 3 पैसे की टोटल अर्निंग बनी थी इसकी। लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि ये साल में एक ही दफ़ा डिविडेंड दे रही होती है। तो जून में इसने ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया, तो अब एक्सपेक्टेशंस अगर हिस्टोरिकल बेसिस पे बात करें तो यही है कि अब अगला जो जून का रिजल्ट होगा उसके साथ ही ये डिविडेंड दे सकती है। इस लिहाज से चांसेस नहीं है कि अभी इस क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ये कोई डिविडेंड अनाउंस करे। डिविडेंड यील्ड की बात करें इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो बनती है 7.24, जो कि बहुत अच्छी नहीं, लेकिन सीमेंट सेक्टर की पिछले कुछ अर्से में जो परफॉर्मेंस है वो इतनी हौसला अफजा नहीं थी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। तो इन नामसाइद हालात के अंदर भी 7.24% की डिविडेंड यील्ड ये बताती है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो जाती हैं, इम्प्रूव करती हैं, और मुल्क के अंदर जो जो डेवलपमेंट है जिसमें सीमेंट और सरिया वगैरह इस्तेमाल होता है वो अगर वो इंडस्ट्री फलती फूलती है, तो इन दैट केस ये कंपनी फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा अच्छा डिविडेंड देने की और अच्छी अर्निंग करने की सलाहियत रखती है। अब जो अगली कंपनी है ये थोड़ा-सा चूँकि कंपनी बड़ी है इसलिए मैंने इसका ज़िक्र करना मुनासिब समझा, लेकिन अर्निंग के लिहाज से और इस डिविडेंड के लिहाज से कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। एमएफएफएल फूड सेक्टर की कंपनी है, मिचेल फूड्स लिमिटेड, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 10 अक्टूबर को है। तो ये इसके Q1 का रिज़ल्ट है। डिविडेंड की बात करें तो इसने 2015 से कोई डिविडेंड नहीं दिया, इस लिहाज से अभी भी कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कंपनी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर रही, और डिविडेंड यील्ड भी इसकी डेफिनेटली फिर ट्रेलिंग 12 मंथ की ज़ीरो ही बनती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, जुबली जनरल इंश्योरेंस, JGICL, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 11 अक्टूबर को है, और इसका ईयर एंड भी जून में होता है, इसलिए इसका ये Q1 का रिजल्ट होगा। अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये साल में एक दफ़ा अपने फाइनल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड दे रही होती है, जैसे कि अभी इसने जून में जो रिजल्ट अनाउंस किए उसके साथ दिया था। और पिछले जो फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो इसकी जो ईपीएस थी वो 7 रुपये 73 पैसे, और ईपीएस इसका था सॉरी इसकी जो डिविडेंड था वो था 4 रुपये। तो 7.5 रुपये के करीब, पौने 8 रुपये के करीब कमा के 4 रुपये डिविडेंड दे दिया। तो पे आउट रेशो अच्छी है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत अच्छी है, 14.55। लेकिन अभी इस क्वार्टरली रिजल्ट के साथ एज सच मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस करेगी। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो पावर सेक्टर में से है, एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड EPQL, जिसकी बोर्ड मीटिंग 12 अक्टूबर को है, और ये इसके Q3 का रिजल्ट है क्योंकि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो दिसंबर में एंड होता है।
तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वार्टरली डिविडेंड भी, क्योंकि हिस्टोरिकली हम देखें तो इसका कोई एज सच कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा होता। मुख्तलिफ क्वार्टर्स में ये डिविडेंड अनाउंस कर देती है, कभी स्किप भी कर देती है। तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस दफ़ा डिविडेंड दे भी सकती है, और ये भी पॉसिबल है कि ये इस दफ़ा स्किप कर दे, क्योंकि पावर सेक्टर की जो बेशतर कंपनीज़ हैं उसकी जो डिविडेंड पे आउट होती है वो नॉर्मली उनकी जो उस स्पेसिफिक पीरियड की अर्निंग है उसके साथ मुताबिकत नहीं रख रही होती, क्योंकि इनको जो प्रीवियस जो पेमेंट्स होती हैं वो अगर मिलती हैं, कोई इंस्टॉलमेंट्स इनको मिलती हैं, तो उसकी बेसिस पे भी अक्सर ये डिविडेंड अनाउंस कर दिया करती हैं। पिछली जो ईयरली ईपीएस थी इसकी और डिविडेंड था वो था 4 रुपये 54 पैसे की ईपीएस और 8 रुपये का डिविडेंड। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि अर्निंग से कहीं ज़्यादा इसने डिविडेंड दिया था। और करंट जो ईयर है, चूँकि इसमें जून तक इसके 2 क्वार्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, अभी तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो 2 क्वार्टर की जो इसकी ईपीएस थी वो थी 3 रुपये 77 पैसे और डिविडेंड था इसका 1.5। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डिविडेंड दे सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो उसकी बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है 19.74। अगेन एक और कंपनी हमें नज़र आ रही है जो कि 20% के आसपास डिविडेंड यील्ड की हामिल है। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर से ईफर्ट, और इसका जो बोर्ड मीटिंग है वो है 12 अक्टूबर को, और ये भी Q3 रिजल्ट होगा क्योंकि इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है। तो इससे आप वेरी मच एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड, क्योंकि हिस्टोरिकली देखें तो बहुत कम ऐसे क्वार्टर्स हैं जिसमें इसने डिविडेंड को स्किप किया। मोस्टली ये क्वार्टरली रिजल्ट के साथ कोई ना कोई डिविडेंड दे रही होती है। तो एक अच्छी ब्लू चिप कंपनी है, और इसकी लास्ट ईयरली ईपीएस एंड डिविडेंड का अगर हम बात करें तो 11 रुपये 54 पैसे की अर्निंग और 13 रुपये 50 पैसे की इसका डिविडेंड था। डिविडेंड इसकी अर्निंग से ज़्यादा था, लेकिन जो ये अर्निंग मैं बता रहा हूँ ये अनकंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड केस में ज़्यादा हो सकती है। और करंट ईयर की अगर हम बात करें, अभी तक हाफ ईयरली रिजल्ट जो जून तक आए थे उसमें इसकी ईपीएस बनती है 4 रुपये 9 पैसे और डिविडेंड बनता है 6 रुपये 50 पैसे। तो हमेशा से हम देखें तो अनकंसोलिडेटेड जो अर्निंग है उसके मुकाबले में इसकी जो डिविडेंड है वो ज़्यादा ही होता है। तो उस लिहाज से अगर हम पे आउट रेशो कैलकुलेट करें तो वो 100% से तजावज़ कर जाती है। अब डिविडेंड यील्ड एक और अच्छी डिविडेंड यील्ड की हामिल कंपनी है, ये 17.57 इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है। तो अभी अगर इस रिजल्ट के साथ मजीद ये डिविडेंड अनाउंस करती है तो होपफुली इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी मजीद बेहतर हो जाएगी। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो अगेन पावर सेक्टर में से है, निशात चूनिया पावर लिमिटेड, और इसकी ये Q1 का रिजल्ट होगा 12 अक्टूबर को इसकी बोर्ड मीटिंग है। अच्छा, इसकी जो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा ही रैंडम है, कभी कभी ये डिविडेंड पूरे साल का नहीं देती है और कभी कभी क्वार्टरली भी दे देती है। तो अभी ये है कि इस क्वार्टर में मेरी जो पर्सनल फीलिंग है उसमें ये है कि ये आपको कोई ना कोई डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि इसने पिछले साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया, और ईपीएस इसकी पिछले जो फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज हुआ उसकी थी 10 रुपये 77 पैसे। तो एक अच्छी खासी ईपीएस है 10 रुपये 77 पैसे, और उसके बावजूद इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था और डिविडेंड यील्ड इसकी ज़ीरो थी। तो अभी जो रियलिस्टिकली बात की जाए तो इसकी तरफ से डिविडेंड देना बनता है और इसको देना चाहिए। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो है लॉटे केमिकल लॉट कैम, जिसकी जो मीटिंग है वो है 12 अक्टूबर को। केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है और इसका ये Q3 का रिजल्ट है, क्योंकि इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है। तो अब इससे आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने पिछले क्वार्टर में भी स्किप किया था, और जो लास्ट इसकी ईयरली ईपीएस थी 2022 की वो थी 6 रुपये 68 पैसे, और जो डिविडेंड इसने दिया था वो 6 रुपये था। तो लगभग 90% के आसपास इसकी पे आउट रेशो बन रही थी। तो अब करंट हाफ ईयरली जो इसकी ईपीएस थी वो उस निस्बतन कम थी, केमिकल सेक्टर काफ़ी स्ट्रेस में है, तो उसका यहाँ पे इसका मज़ा ये है कि इसकी ईपीएस डाउन हुई है 1.88 1 रुपये 88 पैसे की, लेकिन इसने जो डिविडेंड अब तक दिया वो 2 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ है। वो Q1 में दिया था, Q2 में कुछ नहीं दिया था। तो अब लेट्स होप कि Q3 में अगर तो इसकी ईपीएस बेहतर होती है तो ये डिविडेंड भी दे सकती है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो इसकी 14.53 बनती है, जो कि अच्छी डिविडेंड ही कहलाएगी, 15% के आसपास ही है। अब जो अगली कंपनी है वो है पाक डेटाकॉम, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। वैसे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो हमारी कंपनीज़ हैं उसकी वो डिविडेंड पे आउट के लिहाज से देखें तो कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है, कोई अट्रैक्टिव ऑप्शंस नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो इनको लोग इस तरह कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये टिपिकली फाइनल रिजल्ट्स जो इसके होते हैं उसके साथ डिविडेंड दे रही होती है, और जून में ऑलरेडी ये दे चुकी है। तो अभी ये इस नए फाइनेंशियल ईयर के Q1 का इसका रिजल्ट अनाउंस होगा 13 अक्टूबर को, और इसके पिछले जो फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज हुआ उसमें जो ईपीएस थी वो थी 24 रुपये 44 पैसे, और इसने 9 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो बरक्स दीगर जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी, उनके बरक्स इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतर है, 13.56 बनती है, क्योंकि सिस्टम्स लिमिटेड, एवीएन, नेटसोल और इस तरह की काफ़ी टीआरजी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं
लेकिन उनकी अगर हम डिविडेंड के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो यील्ड हम निकालें तो कोई इतनी ज़्यादा शानदार डिविडेंड यील्ड उनकी नहीं निकलती, जबकि उसके मुकाबले में इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो निस्बतन काफ़ी बेहतर है। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है AGTL अलगाजी ट्रैक्टर्स, जो कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी है, ट्रैक्टर्स बनाती है। और ट्रैक्टर्स के हवाले से जो एक बड़ी कंपनी है वो तो मिलर ट्रैक्टर्स है, जिसकी हमेशा से जो डिविडेंड और बोनस वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर AGTL की बात करें, जिसकी 13 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग है फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर, तो इसकी पिछले साल में हम देखें तो कोई डिविडेंड नहीं था, बल्कि 2021 के बाद इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है वो ज़ीरो। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जो उसका टिपिकल सिनेरियो होता था वो था ट्वाइस अ ईयर, हाफ ईयरली और ईयरली रिजल्ट के साथ। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी चूँकि Q3 का रिजल्ट है, तो उस टिपिकल सिनेरियो के अंदर भी Q3 के रिजल्ट के साथ हम कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरी तरफ 2021 के बाद कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। और पिछले साल की अगर बात करें तो उसकी जो EPS थी वो 37 रुपये 20 पैसे थी। और उसके बरक्स इस साल हाफ ईयरली जो रिजल्ट अब तक जून का था उसमें 13 रुपये 84 पैसे। तो इस साल EPS लगता है पिछले साल से भी कम होगी जब 4 क्वार्टर्स का रिजल्ट आएगा, अनलेस के इन अगले क्वार्टर में कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कंपनी कर दे। तो इस कंपनी से भी इस क्वार्टर में आप कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें 13 कंपनीज़ के हवाले से डिस्कशन हुई। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा और पर्सनल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या पर्सनल मेरी ओपिनियन है उसकी बेसिस पे ये मेरे पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है उससे हट कर भी बाज़-औक़ात परफॉर्म करती हुई नज़र आती हैं, और उसके बरक्स भी बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि किसी कंपनी से अनएक्सपेक्टेडली डिविडेंड आ जाता है, और किसी कंपनी से जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड भी होता है वो भी स्किप हो जाता है। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। ये सारी चीज़ें ओपिनियन की बेस पे होती हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल डेटा है वो एक काफ़ी हद तक पिक्चर को क्लियर भी कर देता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती आ रही है और जो ट्रेंड्स हैं उसके वो कैसे हैं। तो उसकी बेसिस पे आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन इन कंपनीज़ के हवाले से आपके साथ शेयर की गई, ये आपके लिए एक अच्छी एक एजुकेशनल वीडियो साबित होगी, नॉलेज आपको मिलेगा, और सब्सिक्वेंटली आपको भी एक फूड फॉर थॉट साबित होगी कि कंपनीज़ को आप कैसे एनालाइज़ करते हुए फंडामेंटल्स या उनके हिस्टोरिकल डेटा को कैसे देख सकते हैं। और इन कंपनीज़ में से किसी भी कंपनी में अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं आप, तो स्टे ट्यून्ड, अगला वीक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स होंगी। तो वी होप के एज एन इन्वेस्टर हम सब के लिए ये हफ्ता भी अच्छा साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।